Hello, I am Nina Mahajan from Dive to Learn. Today we are going to discuss about the financial statements of a company. In the syllabus of the class 12th, only balance sheet is included. In the financial statement of a company, only balance sheet is included your syllabus. बैलेंस शीट में एक जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं एक सोल प्रोप्राइटर की, एक पार्टनरशिप फर्म की, तो जिस मर्जी फॉर्मेट से बना लेते हैं बिकॉज वहाँ पे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ का कोई सीरियल ऑर्डर नहीं दिया होता, हम कैसे भी लिख सकते हैं। बट कंपनीज को अपने एक साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी ही पड़ती है। वो तो सब बनाते हैं ये देखने के लिए कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना है इस पीरियड का, और हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पर आकर हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की पोजीशन कैसी है। बैलेंस शीट बनाते हैं। एक बिजनेस कंसर्न बैलेंस शीट क्यों बनाता है, ये देखने के लिए कि उसको साल के एंड पे आके उसके पास कितनी अमाउंट की एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। और एक बिजनेस कंसर्न जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ये अकाउंट क्यों बनाता है एक फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, क्योंकि वो जानना चाहता है कि मेरे बिजनेस की प्रोग्रेस इस साल में क्या हुई है, मेरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कितना लॉस हुआ है। तो कंपनीज जो अपनी बैलेंस शीट बनाती हैं वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट में होती है, और वो फॉर्मेट कंपनी को हमेशा ऑब्लाइज करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो ये जो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो आपका कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बताया गया है। इसका कंपनी की बैलेंस शीट का परफॉर्मा जो है वो वर्टिकल टाइप में आएगा, हॉरिजेंटल में नहीं आएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा, नॉट नंबर होगा, देन उसके बाद फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स एज एट एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। पिछले साल की फिगर साथ में लिखी जाएंगी उसी चीज़ की। तो सबसे पहले हमारी लाइबिलिटी साइड शुरू होती है। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब मालिकों का पैसा और लाइबिलिटीज मतलब दूसरे लोगों का पैसा जो कि बिजनेस को उधार दिया गया है। बिजनेस को उधार दो ही तरह के लोग दे सकते हैं, एक तो मालिक और एक दूसरे लोग। मालिक कौन है? प्रोप्राइटर। कंपनीज के केस में क्या हो गया? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की जो अमाउंट है, जो शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसे दिए हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्विटी। एंड लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि बाहर के लोगों ने, जो फाइनेंशियल वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं या कोई गवर्नमेंट लोन लिया है या पब्लिक से स्पेशली लोन ले लिया है डायरेक्टली, तो ये सारे क्या है आपकी लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी साइड में दो तरह के आइटम्स हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी मतलब मालिकों का पैसा जो उन्होंने बिजनेस को उधार दिया है, और लाइबिलिटीज मतलब लोगों ने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जितना भी उधार कंपनी को दिया है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जो पहली टर्म है वो आपकी आती है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब मालिकों का पैसा। शेयर होल्डर फंड के अंडर सब कैटेगरी में कौन कौन सी आइटम आ जाएगी? शेयर कैपिटल। सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगी कि शेयर होल्डर ने कंपनीज में कितना पैसा लगाया हुआ है, ये कंपनी की लाइबिलिटी है। देन है रिजर्व एंड सरप्लसेस। बिकॉज रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? वो प्रॉफिट जो अभी तक बांटा नहीं गया, द प्रॉफिट विच हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड येट अमंग द शेयर होल्डर्स, दीज आर कॉल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। एंड रिजर्व एंड सरप्लस पे हक किसका होता है? मालिकों का। दैट्स वाई शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि किसी न किसी दिन ये शेयर कैपिटल वालों को, मतलब शेयर होल्डर को बांटे जाएंगे। उसके बाद है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये चीज़ क्या है? ये है कि अगर आपने किसी पर्सन्स को, किन्हीं पर्सन्स को, कंपनी ने किन्हीं पर्सन्स को राइट दे दिया है और उनसे पैसे ले लिए हैं कि मैंने फलान डेट को शेयर्स इशू करने हैं और आप वो शेयर्स खरीद सकोगे, इतने शेयर्स इतनी अमाउंट पे खरीद सकोगे, और उन्हें पहले से ही ये वारंट दे दिया है और उनसे पैसे ले चुके हो आप, तो डेट इज कॉल्ड द शेयर वारंट। तो मतलब ये है तो शेयर कैपिटल, लेकिन अभी तक शेयर इशू नहीं हुए थे, डेट्स वाई ये है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये मालिकों का ही पैसा है। डेट्स वाई ये तीनों आइटम शेयर होल्डर फंड में इंक्लूडेड की गई हैं। उसके बाद है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये एक अलग तरह की लाइबिलिटी है, ये शेयर होल्डर फंड में नहीं आएगी। ये एप्लीकेशन मनी है जो आपने रिसीव करी है, लेकिन अभी तक अलॉटमेंट ड्यू नहीं हुई,
और कंपनी ने उस एप्लीकेशन मनी को यूटिलाइज अभी तक नहीं किया कि कितना वापस करना है, कितना अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट करना है और कितना शेयर कैपिटल की तरफ एडजस्ट करना है, तो कंपनी की बैलेंस शीट की जो डेट है वो इन बिटवीन आ गई। मतलब एप्लीकेशन मनी आई, उसके बाद बैलेंस शीट बनाने की डेट अकर हो गई। तो 31 मार्च आ गया सपोज करिए, तो शेयर एप्लीकेशन मनी जो मिली हुई है, जिसका कंपनी ने अभी तक कुछ किया नहीं है, तो वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, तो ये कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी ने अलग हेडिंग डालकर लिख दी है। उसके बाद है कंपनी की नेक्स्ट लायबिलिटी है, ये तो हो गया मालिकों के प्रति लायबिलिटी। अब है दूसरे लोगों के प्रति लायबिलिटी। दूसरे लोग दो तरह से उधार दे सकते हैं कंपनी को, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लोन्स कौन से हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कंपनी ने किसी से लॉन्ग टर्म बोरिंग करी है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है कि कंपनी ने जो टैक्स दिया है और जो कंपनी का टैक्स बना था, कैलकुलेट करा था, उसमें फर्क आ गया। मतलब कंपनी ने टैक्स दिया कम है, अभी कुछ पार्ट इनकम का है जिस पे टैक्स लगना था लेकिन अभी तक नहीं लगा और नहीं पे किया गया, डेट इज कॉल्ड अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये नेक्स्ट सेशन में कभी दे दिया जाएगा, लेकिन वो कंपनी की अभी लायबिलिटी है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कुछ भी और भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो सकती है, कंपनी ने किसी से लॉन्ग टर्म कुछ भी लिया हो सकता है और एंड में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वापिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जैसे एम्प्लॉयज के पैसा रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज के कंपनसेशन के लिए, ऐसे कुछ हैं फंड्स जो कंपनी ने प्रोविजंस क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो डेट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद आपकी आती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब लोगों ने शॉर्ट टर्म लोन्स दिए हुए हैं कंपनी को। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कंपनी ने थोड़े समय के लिए, जिसको कि 1 साल के अंदर अंदर कंपनी ने वापस करना है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ली हुई है। देन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में क्या आ जाएगा? यू नो, बिल पेबल एंड क्रेडिटर्स, दिस आर द पार्ट ऑफ द ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स आ जाएंगे जिनको हमने साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, एंड बिल पेबल आ जाएंगे। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, इसके अलावा भी कोई छोटी मोटी करंट लायबिलिटी हो सकती है, वो भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगी। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मतलब बहुत तरह की प्रोविजंस जो कि शॉर्ट टर्म एसेट के अगेंस्ट क्रिएट की गई हैं, वो इसमें आ जाएंगी। ये करंट लायबिलिटी का पार्ट हो गया। मतलब ये मेजर हेड्स हैं और इनके बीच में जो आइटम्स हैं वो क्या है? सब हेड्स हैं। तो ये आपको लायबिलिटी साइड बिल्कुल क्लियर हो गई। लायबिलिटी साइड पे दो तरह की लायबिलिटीज होती है, एक ऑनर्स के प्रति लायबिलिटी और एक दूसरे लोगों के प्रति लायबिलिटी। और दूसरे लोगों के प्रति लायबिलिटी जो दो तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म एंड एक शॉर्ट टर्म। उसके बाद आ गई, ये हमने टोटल कर दिया लायबिलिटी साइड का। उसके बाद आ गई आपकी एसेट साइड। एसेट साइड में दो तरह की एसेट्स आती हैं, एक फिक्स एसेट्स और एक करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो होती हैं जिनको हम एक ही साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती हैं और इन्हें इतने जल्दी से बेचा नहीं जा सकता। तो ये है फिक्स एसेट्स। तो करंट एसेट्स वो हैं जिनको हम विद इन अ ईयर वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश, हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये सारे क्या हैं? करंट एसेट्स। तो हमारी दो तरह की एसेट्स हैं, एक फिक्स एसेट्स, एक करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में हमारा हेडिंग जो डाला गया है वो नॉन करंट एसेट्स डाला गया है। नॉन करंट एसेट्स जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके अंडर एक सब हेडिंग है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपको पता है विच कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फिक्स एसेट्स के अंडर सब हेडिंग आ गया टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। एंड इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन वो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ये हमारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं। देन है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टेंजिबल एसेट्स है लेकिन जो पूरी तरह बनी नहीं है, जैसे बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरह बनी नहीं है, मतलब लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, तो डेट इज कॉल्ड द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कोई प्लांट है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये फिक्स एसेट्स है लेकिन इस पे वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है।
देन उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे पेटेंट्स हैं अभी डेवलप हो रहे हैं तो ये इनटेंजिबल एसेट्स, लेकिन अभी डेवलप हो रही हैं, दैट्स वाई इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट आ गए। मतलब फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स होती हैं और इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, और टेंजिबल एसेट्स जो पूरी तरह डेवलप्ड हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हैं, लेकिन जो अभी डेवलप नहीं है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, उन्होंने ये अलग से 2 पार्ट बना दिए, तो ये फिक्स एसेट्स के अंडर ही आ गया। उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि बिजनेस ने लंबे समय के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, किसी और जगह पे कंपनी ने पैसे लगा लिए हैं, डेट इज कॉल्ड द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स है कि कंपनी ने टैक्स ज़्यादा दे दिया है लेकिन बनता कम था, तो अब नेक्स्ट ईयर में जाके क्या हो जाएगा, इसकी सेटिंग हो जाएगी, मतलब जो आगे टैक्स देना होगा उसमें से जो हमने ज़्यादा दे दिया है वो कट करके उसके बाद कंपनी नेट टैक्स देगी नेक्स्ट सेशन में, तो ये कंपनी की लेनदारी हो गई, डेट्स वाई डेफर्ड टैक्स एसेट्स यहाँ पे आ गए। आगे हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी ने किसी को लॉन्ग टर्म लोन दे दिया है, लंबे समय के लिए कर्जा दे दिया है। अदर नॉन करंट एसेट्स, और कोई भी नॉन करंट एसेट्स हो सकती है जो कि किस में आ जाएगी, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगी। अब ये हमारी नॉन करंट एसेट्स कंप्लीट हो गई। नॉन करंट एसेट्स के ये सारे पार्ट्स और आगे सब पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे करंट एसेट्स, क्योंकि एसेट साइड पे सेकंड एसेट्स टाइप जो मेन हेडिंग है वो क्या है, करंट एसेट। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले, करंट एसेट्स आपको पता है क्या होती हैं, करंट एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमने साल के अंदर अंदर हमें कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, हमने कहीं पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट किया है। देन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक, बिजनेस के पास जो स्टॉक है बेचने के लिए अवेलेबल है, डेट इज द करंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। डेटर्स आर द पर्सन्स जो जिनसे हमने पैसा लेना होता है, हु ओज मनी टू द बिजनेस, जो कि बिजनेस को पैसा अभी उन्होंने देना है। एंड बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल वो भी डेटर की तरह ही होते हैं, लेकिन उन्होंने एक रिटर्न एग्रीमेंट करके दिया होता है कि उन्होंने हमने फलानी डेट से हमें पैसे देने हैं। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब कैश की सारी टाइप्स, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाते हैं। उसके बाद करंट एसेट्स में आ गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी ने किसी को 1 साल के अंदर अंदर के लिए लोन दिया है और 1 साल के बीच बीच में उससे वापस ले लेगी, तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं। एंड नेक्स्ट इज अदर करंट एसेट्स, और इसमें क्या आ जाएगा, अदर करंट एसेट्स, जो भी कोई करंट एसेट बच गई है जो इस कैटेगरी में नहीं आ रही है वो अदर करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगी। तो ये एसेट साइड का टोटल आ गया। पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल आया था, अब एसेट साइड बनाइए तो एसेट साइड का टोटल आएगा। लाइबिलिटी साइड का टोटल हमेशा एसेट साइड के टोटल के इक्वल आना चाहिए, बिकॉज ये तो हमारी फंडामेंटल इक्वेशन है अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारी एक बेसिक इक्वेशन है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। एसेट्स हमेशा इक्विटी प्लस लाइबिलिटी के इक्वल होती है, मतलब लाइबिलिटी साइड पूरी का टोटल एसेट साइड के टोटल के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो दिस इज द परफॉर्मा ऑफ अवर बैलेंस शीट विच इज प्रेस्क्राइब्ड इन द कंपनी एक्ट एंड ऑल द कंपनीज हैव टू फॉलो दिस परफॉर्मा। They make the financial statements at the end of the financial year according to this format. अगर कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं करती तो उसको पेनल्टी लगती है, उसको पनिशमेंट मिलती है, कंपनी को इसी फॉर्मेट में अपना परफॉर्मा दिखाना पड़ता है, पब्लिश कराना पड़ता है। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनीज। कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाती है। चाहे ये आपके सिलेबस में इसका फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आपको जब कंपैरेटिव कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस को इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो इसका फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट 2013 में पार्ट 2 शेड्यूल 3 में इसका फॉर्मेट बताया गया है। ये इसका फॉर्मेट है, पहले नेम ऑफ द कंपनी, देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। इसमें जैसे हमने बैलेंस शीट में देखा था वैसे ही इसमें 3 कॉलम बनेंगे।
पर्टिकुलर्स, और ये भी वर्टिकल लेवल स्टैंड पे होएगी, हॉरिजेंटल लाइन में नहीं बनेगी ये। उसके बाद करंट ईयर की फिगर और ये लास्ट ईयर की फिगर। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकम्स आती हैं, सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या आती है, इनकम्स। इनकम में सबसे पहले इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब आपको टोटल जितने पैसे सेल से मिल गए हैं, इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स। देन उसके बाद जितनी भी इनकम बच जाती हैं वो अदर इनकम्स में आ जाएंगी। तो ये आपकी इनकम साइड का टोटल हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स। थर्ड कॉलम में आ गया टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे आएंगी, फर्स्ट और सेकंड को क्या करके, टोटल करके। तो ये आपकी इनकम साइड का टोटल आ गया। अब आपने नीचे फोर्थ इसमें एक्सपेंसेस लिखने शुरू करने हैं। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब कि आपने इस साल रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आगे हम +1 में जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे हम ओपनिंग स्टॉक्स लिखते थे और परचेजेस लिखते थे, और क्रेडिट साइड पे हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। पर लेकिन उसका इफेक्ट तो यही पड़ा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये आ गया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट आइटम डाली है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आपने जो फिनिश गुड्स बाजार से खरीदी हैं उसका स्टॉक, मतलब कितना खरीदा है इस साल, ये आपका एक्सपेंस है। ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम का एक्सपेंस हो गया, ये फिनिश स्टॉक जो आपने परचेज किया है उसका एक्सपेंस हो गया। देन है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो ये आपकी चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब, क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक लिखते थे और क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, तो मतलब तो यही होता था कि जब आपने जीपी निकालना है तो ये दोनों माइनस होंगे आपस में, तो इन्होंने पहले से ही माइनस करके डिफरेंस लिख दिया है। चेंज इन द स्टॉक्स का मतलब इन सारी चीज़ों का ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके जो नेट फिगर आई है उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके बाद आपका आ गया एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपने अपने बिजनेस में, आपकी कंपनी में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रति जितना भी आप खर्चा करते हो, चाहे वेजेस देते हो, चाहे सैलरीज देते हो, चाहे लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस करते हो, कैंटीन एक्सपेंसेस हैं उनके, मतलब उनसे रिलेटेड जो भी आप खर्चा करते हो वो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएंगे। उसके बाद अगला खर्चा आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट होता है कि कंपनी ने अगर किसी से लोन लिया हुआ है, कोई उधार लिया है, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आपकी एसेट्स की को कितना डेप्रिशिएट हुई है इस बार, एंड जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो कितनी अमोर्टाइज हुई है, मतलब उनकी वैल्यू में कितनी कमी आई है। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में यूज़ करने के कारण या वेयर एंड टेयर के कारण कितनी कमी आई है, और इनटेंजिबल एसेट्स में यूजेस या वेयर टेयर के कारण कितनी कमी आई है, डेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद जो भी खर्चा बच जाएगा वो किस में आ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। तो ये आपने सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाकर उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख दी और इसको इस यहाँ पे टोटल लगा लिया, ये टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आ गई। अब आपके पास टोटल ऑफ इनकम थर्ड कॉलम में है और फोर्थ कॉलम में आपके पास टोटल ऑफ एक्सपेंसेस है। जब आप थर्ड माइनस फोर्थ करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टोटल इनकम में से आपने टोटल ऑफ एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, ये आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब आपने टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ पे इसे भी माइनस लिख देना, यहाँ पे ये टैक्स आ गया। और जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दोगे तो आपके पास लास्ट आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आपका पूरा परफॉर्मा है किसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कंपनीज को इसी फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट को सबमिट कराना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज। तो आपको ये परफॉर्मा सिर्फ अपने माइंड में रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना। ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें से अगर आपका क्वेश्चंस वहाँ आते हैं एग्ज़ाम में
तो वो इस स्टाइल से आएंगे कि आपको कोई हेडिंग बोल दिया जाएगा, कोई एसेट का नाम बता दिया जाएगा और आपने ये बताना होगा कि वो किस हेडिंग में आएगी और किस सब हेडिंग में आएगी। इन द सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड कोई आपको एक्सपेंस का नाम या इनकम का नाम बोल दिया जाएगा, आपने उसका हेडिंग या सब हेडिंग बताना है, डेट्स ऑल। इससे ज़्यादा इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आपका बेसिक नॉलेज वाला चैप्टर है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कंपनीज किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ये चीज़ तैयार करती हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय।